हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चंस मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो बाईलैंग्वेज में रहेगा और आप सभी को आंसर देना है। ठीक है गाइज, तो बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स का और इंग्लिश का भी वीडियो आप अपलोड कीजिए, मैथ्स और इंग्लिश का भी सिलेबस कवर कीजिए। तो ऑफकोर्स गाइज मैं इस चीज़ पे भी वर्क कर रहा हूँ जल्द से जल्द, यानी जल्द ही आप लोगों को मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। बस आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है गाइज, पैसेंस रखिए, मैं आपके सामने सब चीज़ लाऊंगा यार, आप लोग बस घबराइए मत। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यही देखना है कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर पाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी है वो सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिकों की संख्या होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है तो आइए देख लेते हैं। पहला है ड्यूटीरियम, है ना, ड्यूटीरियम, समझ गए। दूसरा है प्रोटियम और तीसरा है ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो हाइड्रोजनों की जो समस्थानिक की संख्या है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस पॉल्यूट द एयर मोस्ट, है ना। निम्न में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो बता दीजिए वायुमंडल की ऐसी कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित कर देती है? कौन सी गैस है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन ए आंसर है वो सही है ना। कौन सी गैस है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। ठीक है, ये वही गैस है जो हम लोगों के बॉडीज़ में इंटर करती है और ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, जिससे हमारा ब्लड जहरीला हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, और जिसके कारण कभी कभी तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। समझ गए ना। और अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो आपको याद रखना है कितनी है, 0.03% से 0.03% से कितनी है, 0.04% है ना। इसको हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बात कर लेते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये वही गैस है जो अम्लीय वर्षा, है ना, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि अम्लीय वर्षा के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो कौन कौन सी है? तो पहली तो सल्फर डाइऑक्साइड है और दूसरी कौन है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो भी जान ले, ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। 2017 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ी क्या है ना। तो लकड़ी क्या है भैया? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। लकड़ी क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। समझ गए? यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करते रहो।
और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर। यानी कहने का मतलब यह है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन आता है, क्या डिफरेंस आता है, यही बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है क्रमशः बढ़ और घट जाएगा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सब किसी को इसका राइट आंसर देना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन आएगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी आंसर किया है, वो सही है। देखिए होगा क्या कि यदि देखिए पानी में आप लोग नमक मिलाओगे ना तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक, वो जो है घट जाएगा। ठीक है, यानी पानी में नमक मिलाओगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, बता दीजिए। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो वेरी गुड, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है जी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। जल का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पर। इजली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है या आयोडीन है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जल्दी से आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। जल में आसानी से घुलनशील इनमें से कौन सा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है या आयोडीन है। जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी आंसर किया है वो सही है। तो अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुलनशील होता है, समझ गए। अब चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग रेडी हैं? इफ़ यू आर रेडी देन कमेंट यस। यदि आप लोग रेडी हो तो मैं क्वेश्चंस पूछूं आप सभी से, जल्दी बताइए कौन कौन स्टूडेंट रेडी है क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जल्दी से बताइए कौन कौन स्टूडेंट रेडी हैं। मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। चलिए मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, अच्छा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बताइए। कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील है, बताइए। यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आप सभी को बताना है। जल में घुलनशील जो विटामिन है कौन कौन से हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, कौन से विटामिन है भैया वो जल में जो घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी, ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से, ए डी के ई, है ना। ये चारों विटामिन जो है ये वसा में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। अब बात कर लेते हैं विटामिन की। तो विटामिन शब्द किसने दिया, बताओ विटामिन शब्द किसने दिया। मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिया। तो बेसिकली विटामिन होता क्या है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के विकास एवं रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। ये ऊतकों में एंजाइम का निर्माण भी करता है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी डज ए हेल्दी वुमेन नीड एवरी डे, यानी एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताइए 36,000 कैलोरी या 24,000 कैलोरी या 2500 कैलोरी या 1000 कैलोरी। जल्दी से इस क्वेश्चंस का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर सी दिया है, ऑप्शन सी टिक किया है, वो सही है ना। 2500 कैलोरी जो है वो प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम मनुष्य को, ठीक है। तो प्रतिदिन 2500 से 3000 के बीच जो ऊर्जा उत्पन्न करने लायक जो भोजन होती है उसकी आवश्यकता होती है हम मनुष्य को, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चंस आप सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चंस मैं बता भी चुका हूँ, जो मैं पूछने जा रहा हूँ क्वेश्चंस आप सभी को बताना है। बताइए क्वेश्चन है एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। ये सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता चुका हूँ पहले। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट को याद है। ये क्वेश्चंस पूछ भी लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, तो जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बता दो एक कैलोरी कितनी जूल के बराबर होती है जी। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने कहा है सर 4.184 वो सही है ना। यानी एक कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कहने का मतलब ये है गाइज कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी सोडियम कार्बोनेट का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो कौन सी गैस बेसिकली उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस होगी। बताइए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है वो सही है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3 होता है। इसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब बात कर लिया हम लोगों ने धोवन सोडा के बारे में, तो ये तो पूछा ही जाता है, कभी कभी बेकिंग सोडा के बारे में भी पूछ लेता है। तो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोग कमेंट में बताएं जल्दी से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएं, और इसको किस नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को बताना है। तो वेरी गुड, क्या होगा जी, NaHCO3, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्वेश्चंस पूछ ही लेता है हर एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको ये मैं बार बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करवा देता हूँ, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो अगर ऐसा क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो वो ज़िंदगी में कभी ना बोले, समझ गए। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये सभी लोग को मालूम है कि वायुमंडल की जो सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। और इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है, तो 1 है। और कार्बन डाइऑक्साइड अभी जैसा कि मैंने बताया कि शुष्क बर्फ़ को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितनी है, 0.03% है। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन का यूज जो है वो कहाँ होता है, तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, विरंजक चून और क्लोरोफॉर्म बनाने में जो है हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। समझ गए, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स बन सकते थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है स्टार्च और ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से इसका आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी है वो सही है। तो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, है ना। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, बताइए। फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर दें। तो वेरी गुड, कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो ये कंज्यूम करती है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की दर में जो सबसे अधिक किस रंग की होती है, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किस रंग में होती है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, सबसे अधिक किस रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो वेरी गुड, किस रंग में होती है जी, तो लाल रंग में, है ना। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं। पहला ये कि ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और दूसरा है चीनी। ये दोनों क्वेश्चन ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहा। ग्लूकोज और चीनी का सूत्र जो है वीडियो एंड हो जाने के बाद, सेशन क्लास जब ओवर हो जाएगा, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में ग्लूकोज और चीनी का सूत्र क्या होता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताइए कौन सी है। कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, लेड है, निकेल है। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है, व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर एक दिया है वो सही है, और यानी ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है एज कंपेयर टू इन तीनों की कंपेयर में कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब बात करते हैं कैल्शियम की एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक मास जो है वो 40.078 के समथिंग हो जाएगा। और कैल्शियम की खोज किसने की भैया, तो ये हम्फ्री डेवी ने की, समझ गए। अब बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 13 होता है। लेड यानी सीसा जिसको बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 82 हो जाएगा। निकिल का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है। तो वेरी गुड, कौन सा है, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन ये जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। देखिए ये अभी क्वेश्चन जो है अभी के एग्जाम्स में पूछा गया था, यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बाय व्हाट मेथड डज द हीट ऑफ द सन रीच द अर्थ, यानी कहने का मतलब सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। बताइए, विकिरण, चालन, संवहन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इसका इंग्लिश हो जाएगा रेडिएशन, है ना। और चालन को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और संवहन को कन्वेक्शनल बोलते हैं। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शनल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएं। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है वो सही है। तो ये किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो रेडिएशन यानी विकिरण द्वारा। यानी सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। फ्रेंड्स, विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सभी गर्म वस्तुएं विकिरण के माध्यम से उष्मा का उत्सर्जन करती हैं। अब बात कर लें हम लोग चालन की, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें उष्मा किसी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। संवहन जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल, तो इसमें सभी द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण जो है इसी माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनका वो भी पूछ लेता है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि विकिरण क्या है। तो आपको इस तरह याद रखना है कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा जो है विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा आती है, और विकिरण द्वारा जो है उष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जितनी भी गर्म वस्तुएं हैं वो विकिरण के माध्यम से उष्मा का उत्सर्जन भी कर लेती हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स द सेम, यानी कहने का मतलब है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्य समान होता है। यानी किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम जो है एक समान रहता है। बताइए, पहला ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। ये क्वेश्चंस पूछा भी गया आपके एग्जाम्स में, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चंस दोबारा रखा। चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए किया है वो सही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, तो जल्दी से बताइए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान आपको बताना है, यानी सेल्सियस में भी बताना है, फ़ारेनहाइट में भी बताना है, केल्विन में भी बताना है। यह आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं पहले होमवर्क दे चुका हूं, और ये जो है 3 क्वेश्चंस और हो गए, यानी 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हो गए, है ना। यानी मैं क्या बताया, आपको बताना है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो बताना है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, यानी तीनों में बताना है आपको। ठीक है, और जो 2 क्वेश्चंस और पूछा हूँ उसका भी आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखना यही है कि कौन स्टूडेंट जल्दी आंसर देते हैं और कौन स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशेस सर्वाइव इनसाइड द आइस फ्रोजन लेक बिकॉज, यानी बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। क्यों जीवित रहती है यही हमको बताना है। जल्दी से बताइए। मछली नियत ताप पर होती है, मछलियाँ भारत में शीत निष्क्रिय हो जाती है, या झील की तली पर जल नहीं जमता, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। क्योंकि बताइए क्यों रहती है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर सी किया है, आंसर सी टिक किया है वो सही है। क्योंकि झील की तली पर जो है जल नहीं जमता, इसीलिए मछलियाँ जीवित रहती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट एनर्जी इज इन द फ्लोइंग एयर, यानी बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है केवल स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। कौन सी ऊर्जा रहती है बहती हवा में, जल्दी से बताइए। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो वेरी गुड, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी है वो सही है। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में है ना, यानी वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में उस समय होती है जब वह गति कर रहा होता है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। अब स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो m गुने g गुने h, है ना। ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg विच इज इन रेस्टिंग स्टेट, है ना, बट ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज यूज्ड फॉर 2 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया एक 10 kg का एक वस्तु है जो कि विराम अवस्था में है, उस पर एक 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा, वेलोसिटी निकालना है ना। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आइए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि एक वस्तु है वो विराम अवस्था में है, रेस्टिंग स्टेट में है। तो सबसे पहले u बराबर मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ आपको, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ कि जो भी वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर मेरा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं मास। मास कितना दे रखा है भैया? तो 10 kg दे रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्स। फोर्स कितना लगता है? तो 50 न्यूटन लगता है, तो फोर्स बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 न्यूटन, है ना। और टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो कि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो आप लोग यहाँ से ए निकाल लो, पहले ए निकाल लोगे, फिर गति का जो पहला फॉर्मूला होता है, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, उसमें u का वैल्यू रख दोगे, है ना। और ए जो अभी निकालोगे F के द्वारा जो है, बल के द्वारा आप लोग यहाँ से ए निकाल लोगे ना, क्योंकि देखो बल जो है वो दिया हुआ है कितना? 50 न्यूटन दिया हुआ है। तो मान लो हम निकाल ही लेते हैं इसको। मेरा फोर्स जो है 50 न्यूटन दे रखा है, मास कितना दे रखा है? 10 kg दे रखा है, और ए, तो ए मेरा यहाँ से कितना आ गया? 5 kg आ गया। अब ए मेरा 5 kg आ गया, तो देखिए गति का पहला फॉर्मूला लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब a बराबर मेरा 50 आ गया, u मेरा कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस a कितना है? 5 है, t कितना है भैया? 2 सेकंड है, तो गुने 2, तो क्या हो जाएगा? v बराबर यानी 10 मीटर पर सेकंड नहीं आ जाएगा आंसर वेलोसिटीज़ का। वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी होते हैं, आप लोग बेवजह डरते हो न्यूमेरिकल्स से, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन, यानी मानव में कुल कितने दंत के प्रकार होते हैं? बताइए, 4, 5, 3, 2। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट करेंगे कि मानव में कुल कितने दांत के प्रकार होते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, कितने होते हैं जी? तो 4 होते हैं, है ना। मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इंसीजर, इंसीजर होता है ना। दूसरा कैनाइन, समझ में आ रहा है ना। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रीमोलर, और चौथा क्या हो जाएगा? मोलर, है ना। अब देखो मानव मनुष्य के मुंह में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है ना। तो देखो इंसीजर में कुल कितने दांत होते हैं? तो 8 होते हैं। कैनाइन में कुल कितने दांत होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रीमोलर में कुल कितने दांत होते हैं? तो 8 होते हैं। मोलर में कितने होते हैं जी? तो 12 होते हैं। अब आप इस चारों को काउंट करोगे तो ये जो है 32 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा? देखो 8, 8, 16, 16, 4, 32,
सॉरी 8 8 16, 16 4 20, 20 और 12 32 है ना। तो मानव यानी मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 हो गई है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग है वो कौन सा हो जाएगा। तो वेरी गुड, दांत का ही होता है। कौन सा पार्ट, एनामेल। ठीक है, दांत का एनामेल जो है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ए 20 ग्राम मास बुलेट इज रिलीज फ्रॉम ए 2 kg गन एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। देन देखिए यहाँ पर छूट गया, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। यहाँ पर क्वेश्चंस में ऐड कर लेना इंग्लिश वाले स्टूडेंट जितने भी हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से बोला गया है कि एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 kg के बंदूक से 150 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो बंदूक का प्रक्षेपित वेग कितना होगा, यही पूछा है। चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक बंदूक बना लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार यदि ये गन बुलेट पर फोर्स लगाती है तो बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगी। और यहाँ क्या लग जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम, क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है और क्योंकि ये बाहर से कोई बल नहीं लगाता। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग संवेग संरक्षण का इक्वेशन लगाकर इसको सॉल्व करें। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो यदि आपसे पूछे बंदूक या तोप का प्रक्षेपित वेग कितना होगा तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। क्या, v इंटू में जी, m इंटू में b, v b बटा mg। ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए फॉर्मूला फिर से मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मास इंटू बुलेट और वेलोसिटी इंटू बुलेट बटा मास इंटू गन। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका। अब यहाँ पर मैं बात करूँ माइनस की, तो माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यह माइनस ये बताता है जो गन की वेलोसिटी है वो उल्टी डायरेक्शन में है। यानी देखिए मान लीजिए ये गन है, ठीक है, अगर आप लोग कोई बुलेट यहाँ से छोड़ते हो तो गन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, जस्ट इसके अपोजिट होगी। या न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जब भी आप गोली चलाओगे तो गोली का डायरेक्शन यदि इस तरफ है तो भाई गन भी तो भाई इस डायरेक्शन की ओर जाएगी ना। समझ में आ गया, तो माइनस यही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, फिर देखो मैं क्वेश्चन किस तरह से बनाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर, चलिए अब इसी फॉर्मूला को हम लोग कॉर्नर पे लिख लेते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन, ये था ना। अब देखिए अब यहाँ पर मास ऑफ बुलेट कितना है, यानी कहने का मतलब बुलेट का जो द्रव्यमान है, गोली का द्रव्यमान है वो कितना है, 20 ग्राम में है। देखिए यहाँ पर अब आपको एसआई यूनिट भी चेंज करना होगा। आपको पता है कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ पर ये 20 ग्राम में दे रखा है ना, तो इसको भी आप लोग पहले केजी में लेकर आओ। तो 20 ग्राम को अगर केजी में लाओगे तो भाई बटा 1000 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.02 केजी, 0.02 केजी आ जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करो तो वेलोसिटी ऑफ गन ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस अब मास ऑफ बुलेट, यानी बुलेट का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान हम लोगों ने कितना निकाला केजी में भैया, 20 ग्राम में था ना, तो हम लोगों ने देखो केजी में निकाला तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। और गुना में अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 150 मीटर पर सेकंड है, तो 150 कर दोगे। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ से मास ऑफ बुलेट कितना हम लोगों ने निकाला था 0.02 निकाला था, और गुना में वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है। समझ में आ गया, 150 या 1500 मत समझ लेना। और बटा में मास ऑफ गन कितना है भैया, तो 2 केजी है।
तो 2 कर देना। अब पॉइंट हटाओगे तो भाई बट्टा में तो 100 आना ही आना है, ठीक है। अब काट दो, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 150, इसको 50 से काट दो 3 बार में चला जाएगा, इसको भी 50 से काटोगे तो 2 बार में, यानी यहाँ से 3/2 आ गया है ना। तो देखिए क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू -3/2। तो माइनस क्या बता रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। माइनस शो कर रहा है कि भैया जब आप कोई भी बंदूक से गोली इस डायरेक्शन में छोड़ोगे तो बंदूक जो है वो इस डायरेक्शन में भागेगा, यही जो है शो करता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ जाएगा, तो 3/2, यानी इसको 1.5 लिख सकते हो आप लोग। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इसी टाइप पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना है। देखिए यहाँ पर ग्राम में दिया था तो केजी में आपको लाना है। इसी तरह से कभी कभी मीटर पर सेकंड में दे देता है और बोलता है कि किलोमीटर प्रति आवर में आंसर चाहिए। तो उस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना और शेयर कर देना। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए तहे दिल से आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी लीजिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। चलिए।